तो कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, अपने सेहत और पढ़ाई ध्यान काफ़ी अच्छे से रख रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं जून मंथ का करंट अफेयर्स का एमसीक्यू जो 2021 का है। ठीक है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आपके एग्जाम के लिए क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले काम करना है, मैं आपको जितना भी क्वेश्चन पूछूंगा सबसे पहले आपको क्वेश्चन को टैकल करना है। उसके बाद आपका जो आंसर है उसको क्लिक करना है कमेंट बॉक्स में या खुद से किसी कॉपी पर लिख लेना। उसके बाद मेरे आंसर से अपना आंसर मैच करना। ठीक, अगर मार्क्स आंसर मैच कर जाए तो अपने आप को 2 मार्क्स दे लेना। अगर आपको आंसर मैच ना करे तो अपने मार्क्स में 1/3 मार्क्स क्या कर लेना, कट कर लेना। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन टोटल यहाँ पर है, आपको 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। ठीक, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट दिया गया है, उसको कंसीडर करना है। उसके बाद मतलब इसमें पूछ रहा है ऑपरेशन ब्लू स्टार से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, आपको उनको करेक्ट या इनकरेक्ट आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर देख लिया करो, कभी भी आप क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या पूछा है, यहाँ पर पूछा करेक्ट। ठीक है, तो आपको करेक्ट आंसर बताना है किससे, ऑपरेशन ब्लू स्टार से रिलेटेड। ठीक है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो आपका जो पहला है, ऑपरेशन ब्लू स्टार वाज मिलिट्री एक्शन। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट बोल रहा है कि ये आपका जो ऑपरेशन ब्लू स्टार है यह मिलिट्री के द्वारा अटेंड किया गया था। ठीक है, एक्शन आर्डर्ड बाय देन पीएम इंदिरा गांधी। ठीक है, ये इंदिरा गांधी पीएम जो प्रेजेंट उस वक्त की थी, उन्होंने ऑर्डर दिया था ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए। आपका ऑप्शन फर्स्ट ये हो गया। ठीक, आपको बताना है ऑप्शन फर्स्ट सही है या गलत है। सेकंड आपका ऑप्शन है इट वाज लॉन्च बिटवीन 1 जून टू 6 जून 1984। ठीक है, ऑपरेशन ब्लू स्टार 1 जून से लेकर 6 जून, तो मतलब 6 दिन तक चला था। कब? 1984 में। ठीक, इसका टारगेट ये था, इसका टारगेट उस वक्त ये था कि भिंडवाड़ा, ठीक है, भिंडवाले करके कुछ सिख कम्युनिटी में टेररिस्ट ग्रुप थे। उन्होंने क्या किया, उनका डिमांड था कि मैं तो आपको क्वेश्चन पूछ दिया। ठीक है, उनको मतलब टिकल करने के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था। ठीक, तो इसमें बोला गया है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट आपका ऑप्शन फर्स्ट है ए ओनली, केवल एक सही है। ऑप्शन बी है 2 ओनली, केवल 2 सही है। ऑप्शन सी बात 1 एंड 2 एंड ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉट 2। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है। तो दोस्तों आप अपना आंसर मैच कर लेना, मैं आपको आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर कोई आंसर नहीं है। जो आपका यहाँ पर देखना, जो आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार है वह चलाया गया था पंजाब के आपका जो स्वर्ण मंदिर है, ठीक है, गोल्डन टेम्पल। वहाँ पर कुछ टेररिस्ट ग्रुप जो कि सिख कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने वहाँ पर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। अब बोले भैया पाकिस्तान हमको, मतलब कि पंजाब नाम की मुझे एक कंट्री अलग से चाहिए। ठीक है, कुछ पोर्शन इंडिया पंजाब को, आपको पता पंजाब 2 पोर्शन बटा हुआ है। जैसे आपका इंडिया का मैप हो गया, तो कुछ हिस्सा इंडिया में आता है, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में आता है। तो उनका डिमांड था होल पाकिस्तान। ठीक है, इंडिया और पाकिस्तान के पंजाब को प्रोविंस को मिला करके एक नए कंट्री का निर्माण किया जाए। लेकिन उस वक्त प्रेजेंट टाइम में उस वक्त जो इंडिया की पीएम थी उनका नाम था इंदिरा गांधी, जो कि बहुत ही स्ट्रांग लेडी थी। वह वही लेडी है जिन्होंने पाकिस्तान के चंगुल से बांग्लादेश को क्या किया था, आज़ाद कराया था। कब? 1971 में। ठीक है, उन्होंने बोला भैया हम दूसरे देश को निर्माण कर रहे हैं, आप हमारे देश में ही एक राज्य को अलग करके देश की कंट्री का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हो। उन्होंने उनके डिमांड को नहीं माना और अपने इंडियन मिलिट्री को वहाँ पर भेज दिया सौ टेम्पल पर। ठीक है, और बोला जाओ वहाँ पर अटैक करके आपको उस टेम्पल क्या करना है, उस टेम्पल को टेररिस्ट मुक्त कर देना है। ठीक है, तो उस वक्त आपका वह जो डेट था, आपका शुभ डेट का नाम था 1 जून से 6 जून। यह आपका जो ऑपरेशन टोटल 6 दिन चला था। ठीक है, कब चला था? 1984 में। इससे क्या हुआ, ऑपरेशन जब चला गया, इससे जो सिख कम्युनिटी थी वो थोड़ा सा इंदिरा गांधी नाराज़ हो गई। इसका खमियाजा इंदिरा गांधी को अपनी मौत देकर के करना पड़ा। कैसे? इसलिए क्योंकि जो इंदिरा गांधी के सिक्योरिटी गार्ड थे वो कौन थे, वो सिख कम्युनिटी थी, सिख कम्युनिटी के लोग थे। तो इंदिरा गांधी वैसे मैक्सिमम पता है कि वो बहुत एक सिंगम लेडी थी, तो मतलब किसी से डरती नहीं थी, चाहे यूएसए हो पाकिस्तान हो, मतलब किसी को भी वो आँख दिखा देती। ठीक, तो इसीलिए तो हमेशा वह बुलेट प्रूफ जैकेट पहनती थी। लेकिन जब वह अपने बाथरूम में थी नहाने के लिए तो उन्होंने अपना बुलेट जैकेट को उतार दिया था। तो वही मौका पा करके उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे, ठीक है, सिख कम्युनिटी के थे, उन्होंने क्या किया, इंदिरा गांधी को गोली से भून दिया और उसमें क्या हो गई, उनकी मौत हो गई। ठीक, तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर सी है, जिसमें आपका ऑप्शन ये बोल रहा है कि पीएम उस वक्त की इंडिया के पीएम इंदिरा गांधी थी और ये जो आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार था मिलिट्री के द्वारा चलाया गया था। ठीक, और दूसरा आपका डेट भी सही बताया गया है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ, आपका ऑप्शन बी एंड सी का 1 और 2 दोनों सही हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है विथ रेफरेंस टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में कुछ आपको पॉइंट दिया गया है 2020-21 से रिलेटेड है। ठीक है, उस स्टेटमेंट को आपको कंसीडर करना है और आपका इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है उसको आपको बताना है।
तो जो पहला ऑप्शन है आपका बोल रहा है द इंडेक्स इज डेवलप बाय नीति आयोग। ठीक है, ये जो इंडेक्स है नीति आयोग के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है। किसके कोलैबोरेशन के साथ, मतलब कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग के साथ नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का इंडेक्स प्रेजेंट टाइम इंडिया में क्या किया, रिप्रेजेंट किया। ठीक, पहला ऑप्शन ये हो गया। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है कि यह जो आपका इंडेक्स रिप्रेजेंट किया गया था, रिलीज़ किया गया था, इसमें हिमाचल प्रदेश क्या हुआ, इसमें हिमाचल प्रदेश स्टेट में टॉप किया। ठीक है, टॉप किया, वाइल जबकि बिहार, ठीक है, हिमाचल प्रदेश ने टॉप किया और बिहार का सबसे क्या था, वो इंडिया में सबसे वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स था। ठीक है, इस सेकंड आपका ऑप्शन ये हो गया। थर्ड ऑप्शन आपका ये बोल रहा है यूटी मतलब यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश में चंडीगढ़ टॉप पर था और आपका जो दिल्ली था वो दूसरे नंबर पर था। ठीक है, इसमें आपको ऑप्शन बताना है कि सही कौन सा है। फर्स्ट आपका ऑप्शन है ए 1 and 2 ओनली, बी ओनली 3, सी 2 and 3 ओनली, डी 1 2 3। तो कौन सा ऑप्शन आपको सही है आपको बताना है और अपने कॉपी में लिखना है। ठीक है, उसके बाद मेरे आंसर से मैच करना। दोस्तों, आपका जो सबसे पहला पॉइंट ये है कि बोल रहा है कि जो नीति आयोग ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स का जो आपका डाटा रिलीज़ किया था वह यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के हेल्प से किया था। ठीक है, यहाँ पर देखो कहाँ गया है इस, और ये दूसरी बार ये थर्ड एडिशन है। किसके द्वारा रिलीज़ किया गया था, नीति आयोग के द्वारा। किसके सहयोग से, यूनाइटेड नेशन। ठीक है, किसके सहयोग से, यूनाइटेड नेशंस के सहयोग से। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया। ठीक, क्योंकि यहाँ पर वर्ल्ड बैंक बोला है जबकि यहाँ पर कौन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया। और दूसरी बार रिपोर्ट में कौन टॉप किया है, रिपोर्ट में जो कंट्री टॉप किया उस कंट्री का नाम क्या है, स्टेट का नाम। ठीक है, एक मिनट, उस स्टेट का नाम है केरला। इस वक्त जो आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स था इसमें केरला ने क्या किया, केरला ने हाईएस्ट 75 स्कोर के साथ क्या किया, टॉप किया। उसके बाद आपका जो सेकंड पोजीशन पर थे वो कौन से थे, हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु थे। ठीक, तो इससे आपका जो सेकंड स्टेटमेंट था वो क्या हो गया, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत हो गया क्योंकि इसमें बोला है कि हिमाचल प्रदेश टॉप किया है जबकि बिहार लास्ट रैंक पर है। हालांकि पहला जब हिमाचल प्रदेश टॉप नहीं किया, हिमाचल प्रदेश का सेकंड रैंक है, हिमाचल प्रदेश का सेकंड रैंक है। ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो गया, गलत हो गया। और यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं हम, केरला ने टॉप किया और हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, उत्तराखंड, सिक्किम, महाराष्ट्र, इनका रैंक कितना था, 75, 74, 72, 71, 70। ठीक, उसके बाद जो वर्स्ट परफॉर्मेंस स्टेट थे, मतलब कि जो सबसे इस इंडेक्स में जो सबसे कम, जिसका प्रदर्शन सबसे निराशाजनक था, उसकी बात कर रहे हैं। इसमें छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का स्कोर कितना था, 61 था। छत्तीसगढ़, नागालैंड, उड़ीसा, फिर अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जिसका रैंक कितना था, जिसका स्कोर 60 था। उसके बाद असम का स्कोर 57 था। हालांकि इसमें जो कहा गया है बिहार का जो रैंक है, बिहार सबसे वर्स्ट परफॉर्मेंस इंडेक्स में इसका रैंक था। इसका स्कोर कितना था, इसका स्कोर 52 था। इसका मतलब ये हुआ आपका ये स्टेटमेंट सेकंड में आपका बिहार सही बोला गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश क्या बोला, हिमाचल प्रदेश गलत बोला गया है। ठीक है, और चंडीगढ़ टॉप किया है, आपका सही है। यहाँ पर मैं आपको दिखाया था भी ना, यहाँ पर देख लेना, चंडीगढ़ ने क्या टॉप किया और किसको फॉलो करके, दिल्ली को फॉलो करके। यहाँ पर देखो स्टेटमेंट आपको दिया गया है, चंडीगढ़ मेंटेन टॉप स्पॉट यूटीज एंड उसका जो रैंक था उसका मार्क्स कितना था, उसका मार्क्स 79 था, जबकि दिल्ली कितना था, दिल्ली का 68 रैंक स्कोर था। ठीक है, चंडीगढ़ का स्कोर कितना था, चंडीगढ़ का स्कोर 79 था और दिल्ली कितना था, 68 था। ठीक, आगे चलते हैं आपका। और दोस्तों आपको एक बात ये भी बता दें हम, यहाँ पर जब मैं आपको बताया था कि वर्ल्ड बैंक के कोलाब्रेशन से, आपका ये गलत हो गया, मतलब कि आपका ये और ये गलत हो गया। अब आपका जो युद्ध रह गया है बी और सी में रह गया है, तो बी को मैंने यहाँ पर गलत कर दिया, तो इसका मतलब आपका ऑप्शन सी हो गया। आप ऐसे भी क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। आगे चलते हैं, ये आप छोटी मोटी चीज़ याद रखना। और आपको एक बात बता दें, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, इसमें टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है। ठीक है, जिसका टारगेट 2030 तक क्या करना है, अचीव करना है। ठीक है, इसमें आपको ये भी बता दे रहे हैं कि जिसका स्कोर 100 आ रहा है वह क्या कहलाता है, अचीवर कहलाता है। क्या कहलाता है, अचीवर कहलाता है। ठीक, और जिसका स्कोर 100 से कम आता है उसको बोलते हैं फ्रंट रनर। ठीक, उसको आपको बता देंगे अभी हम, थोड़ा सा डाउट में है। और आपका जो सबसे सबसे वर्स्ट होता है उसको बोलते हैं रनअप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रनअप बोलते हैं। ठीक, आप थोड़ा सा इसको जाकर देख लेना, मुझे थोड़ा सा क्लियरिटी है लेकिन थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, आपको बता देंगे कमेंट बॉक्स में। ठीक, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। ठीक है, तो बोल रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट से रिलेटेड कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं। उसमें क्या पूछ रहा है, उसमें पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। तो आपको करंट स्टेटमेंट पूछ रहा है, तो आप इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ये बोल रहा है कि NCPCR, ठीक है, इज नॉन स्टेचुरी बॉडी, कि यह एक क्या है, असंवैधानिक बॉडी है। ठीक है,
अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफ कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट। यह जो है यह ऑर्गेनाइजेशन, यह बॉडी, ठीक है, किसके अंतर्गत आती है? यह मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। आपका फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया। सेकंड ऑप्शन आपका पूछ रहा है, बोल रहा है कि एनसीपीसीआर वाज सेटअप इन मार्च 2007। एनसीपीसीआर को आपको मार्च 2007 में इसको सेटअप किया गया था, ठीक है। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ऑप्शन में बोल रहा है ए ओनली 1 सही, ऑप्शन बी ओनली 2 सही, ऑप्शन सी बात 1 एंड 2 सही, और ऑप्शन डी नाइदर 1 नॉट 2। इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है, ठीक। तो आपको अपना आंसर आपको अपने बुक पर लिख लेना है। मैं आपको इसका आंसर बताना चाह रहा हूँ। इसमें आपको बोला गया है, देखो आपको सबसे पहले स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है, ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या होता है, आपको ये बताने वाला हूँ। देखो यहाँ पर देखना क्लियरिटी में, जैसे मान लो कोई बॉडी जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान में क्या हो मेंशन किया गया हो, संविधान में ऑलरेडी क्या हो मेंशन किया गया हो, मतलब कि संविधान में ऑलरेडी इस चीज़ को दिया गया हो, ठीक है, उसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, संवैधानिक बॉडी, ठीक है। कि जैसे आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, यह संवैधानिक बॉडी है, इसको संविधान में ऑलरेडी इस बारे में बताया गया था, ठीक है। आपका सुनो, और स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होता है? स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होता है जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे संविधान में बिल के अंतर्गत, ठीक है, बिल के अंतर्गत उसको क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, ठीक है, अमेंडमेंट करके उसको एक्ट बना करके क्या करते हैं, उसको संविधान में इंप्लीमेंट करते हैं, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। जैसे कि आपका नीति आयोग, ठीक है, नीति आयोग कब आया था? नीति आयोग आपका 2014 में आया था, ठीक है, 1 जनवरी 2015 से उसको इंप्लीमेंट कर लिया गया। तो आपका नीति आयोग कैसी बॉडी है? नीति आयोग आपकी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब कि जिसका संविधान में मेंशन नहीं था उसको संविधान के अंतर्गत पार्लियामेंट में बिल एक्ट को बना करके उसको इम्प्लीमेंट किया गया था, उसे कहते हैं स्टैट्यूटरी बॉडी। और जो आपका ऐसा बॉडी जिसको ना ही कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन किया गया है, ना ही उसको पार्लियामेंट में पास किया गया, वैसे एक बॉडी कमेटी बना करके एक बॉडी बना दिया गया, उसे बोलते हैं नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक। तो आपका ऑप्शन ये पहला ये बोल रहा है कि आपका जो एनसीपीसीआर है वो आपका एक नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, ठीक है, और यह आपका आता है एनसीपीसीआर, इसको मतलब कि उसको 2007 में सेटअप किया गया था। आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर, देखो यहाँ पर बोल रहा है कि आपका जो एनसीपीसीआर है एक आपका स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी बॉडी मतलब क्या होता है? स्टैट्यूटरी बॉडी जैसे अभी आपको मैंने बताया, स्टैट्यूटरी बॉडी वो बॉडी होता है जिसको संविधान में पार्लियामेंट में एक्ट बिल को पास करके एक्ट बना करके इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो आप अब बताओ, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो महिलाओं के और चाइल्ड के बारे में अच्छी खासी बात करें, ऑल ओवर इंडिया में इसका बहुत सारे सेंटर्स हैं, क्या यह एक मतलब कि यह एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होगा? ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी बॉडी है तो उसको संविधान में ज़रूर मतलब कि पार्लियामेंट में इसको एक्ट बिल को पास करके बनाया गया होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? गलत हो गया, ये गलत हो गया, क्योंकि इसको यहाँ पर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी दिया गया है। और दूसरी बात यह है कि जब यह चाइल्ड से रिलेटेड बातें कर रहा है तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत किया जाएगा ना। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट में अगर इसको नॉन को काट दे, हम नॉन को काट दे, एक मिनट, नॉन को काट दे, तो अगर यहाँ पर मैं स्टैट्यूटरी बॉडी लिख दूँ तो ये जैसे ये है, यहाँ पर इसको मैं कट कर दूँ, ठीक है, और इसको लिख दूँ, ये आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी बोला गया तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? गलत हो गया, ठीक है। इससे आपको पता चला कि आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया और आपका ऑप्शन नंबर बी गलत हो गया। अब आपका जो टक्कर है आपका बी और डी में है, ठीक है। तो आपको ये बताना है, सॉरी, जो आपका सेकंड स्टेटमेंट है एनसीपीसीआर वाज सेटअप इन मार्च 2007, ठीक है, हाँ ये आपका करेक्ट है। एनसीपीसीआर आपको बॉडी जो आपका है उसको 2007 में ही इम्प्लीमेंट किया गया था, ठीक है, और यह जो आपका है कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के अंतर्गत इसको बनाया गया था, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है? आपका ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है, बी आपका सही है। आगे चलते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है विथ रेफरेंस टू G7 समिट, ठीक है, एक मिनट, कि आपका जो बोल रहा है कि प्रेजेंट टाइम जो आपका G7 समिट हुआ था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को यहाँ पर पूछ रहा है। तो बोल रहा है कि स्टेटमेंट को आपको कंसीडर करना है और आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि आपका स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। यहाँ पर देखो पूछ रहा है, ये देखो ये, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, ठीक, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो पहला स्टेटमेंट है ये बोल रहा है कि जर्मनी होल्ड द प्रेसिडेंसी ऑफ G7 समिट, ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट ये बोल रहा है। सेकंड बोल रहा है कि आपका G7 जो कंट्रीज है US, UK, फ्रांस, जर्मनी, इटली, कनाडा और जापान, आपके 7 कंट्री G7 कंट्री में है। वैसे आपको नाम से पता चल गया हो G7 मतलब 7 कंट्री ही होंगी, ठीक है। अब आपको इसमें बताना है कि ये जो कंट्री नाम दिए गए क्या ये रियल है या इसको रॉन्ग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉरी, नेक्स्ट स्टेटमेंट आपका जो है ये बोल रहा है कि फॉर द फर्स्ट टाइम जो आपका 2021 का जो आपका G7 मीटिंग हुआ था उसमें इंडिया को पहली बार इनवाइट किया गया था, ठीक है, पार्टिसिपेंट्स इस समिट में पहली बार इंडिया को इनवाइट किया गया था। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। आपका जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है, ऑप्शन में ए ओनली 1 सही, बी ओनली 2 एंड 3 सही, ऑप्शन सी 2 एंड 3 सही, ऑप्शन डी 1 2 3 सही, ठीक। तो आपको बताना कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। चलो मैं इसका एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ।
यहाँ पर देखना, ठीक है। तो आपको मैप मैप माध्यम से बता रहा हूँ आपको मैं, आप मैप में देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको बता दे रहे हैं कि G7 समिट में इंडिया G7 का पार्ट नहीं है, यह एक सिर्फ ऑब्जर्वर मेंबर है, ठीक है। तो इसमें आपको बता रहे हैं कि एशिया से G7 को कितने कंट्री हैं। एशिया से जापान एक ऐसा कंट्री है जो क्या है G7 का समिट का क्या है पार्ट है। तो जापान आपका कुछ यहाँ पर है, ये आपका हो गया जापान, ठीक है। कौन सी ओशियन में? आपका पैसिफिक ओशियन में है। कौन सी ओशियन में? आपका पैसिफिक ओशियन में है, ठीक है। इंडिया के स्टेट में देख लो, ये आपका इंडिया हो गया, ये आपका क्या हो गया? जापान हो गया। तो एशिया सिर्फ एक कंट्री है, उसका नाम क्या है? जापान है, ठीक है। उसके बाद आपका यूरोप में आओ, ये आपका यूरोप हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर आपका एक वो जापान एक हो गया, इटली 2, फ्रांस 3, यूनाइटेड किंगडम 4 और जर्मनी 5। आपके 4 कंट्री कहाँ से हो गए? यूरोप से हो गए। यूरोप से कितने कंट्री हो गए? आपके यूरोप से 4 कंट्री हो गए, ठीक। और आप इधर जाओ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, अमेरिका कॉन्टिनेंट्स में यहाँ पर एक मिनट, आपके जो कनाडा है यूएस से है, ठीक है। ये 2 क्या है इसके G7 समिट के मेंबर है, पार्ट है, ठीक। तो आपके कुल कितने कंट्री हो गए? तो आपका G7 कंट्री हो गए, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है, ठीक है। और इसमें बोला गया है कि जो आपका प्रेसिडेंसी था G7 समिट का 2021 का, वह जर्मनी के हाथों में था। तो आपका ऑप्शन गलत है, क्योंकि इस बार का जो प्रेसिडेंसी था उसको कौन चेयर किया था? उसको यूनाइटेड किंगडम ने चेयर किया था, ठीक है। यूनाइटेड किंगडम ने इसको चेयर किया था, और वह एक स्थान था उसको सेब्रिस में इसको क्या किया था? इसको मीटिंग को हेल्ड किया गया था, ठीक है। और दूसरी बात आपको ये बता दे रहे हैं कि इंडिया इसका एक ऑब्जर्वर, इंडिया को पहली बार यहाँ पर नहीं, जब आपका इसके पहले जो फ्रांस में आपका मीटिंग हुआ था 2019 में, उसमें भी इंडिया को बुलाया गया था। उसमें नरेंद्र मोदी ने क्या किया था? पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। वह कहाँ पे हुआ था? वह हुआ था आपका बैरिटिज में। कहाँ पे हुआ था? बैरिटिज फ्रांस में हुआ था, ठीक है। उसमें नरेंद्र मोदी को पार्टिसिपेट बुलाया गया था। और इस बार का आपका जो G7 कंट्री समिट का इस बार जो थीम था, उस थीम का नाम क्या था? उस थीम का नाम था आपका बिल्ड बैक बेटर, ठीक है। बिल्ड बैक बेटर, आपको इस चीज़ को वापस ध्यान रखना है, बिग बैक और बेटर, ठीक। बिल्ड बैक बेटर यहाँ पर आप लिख लेना। अभी आपका इसमें कौन कौन सा गलत हो गया? इसमें आपका फर्स्ट गलत हो गया, क्योंकि इसको ब्रिटेन ने यूके ने इसको पार्टिसिपेट किया था, मतलब कि चेयर किया था। और आपका सेकंड सही है, और आपका थर्ड क्या है? गलत है, क्योंकि इंडिया को पहली बार नहीं दूसरी बार यहाँ पर ज्वाइन किया गया था, ठीक है। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट गलत हो गया, 1 जहाँ यहाँ पर गलत हो गया, और आपका थर्ड भी गलत, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी सिर्फ सही है, ठीक। और आपको एक चीज़ और बता दे रहे हैं, जो आपका G7 कंट्री था, यह 1998 से इसको G8 कंट्री के रूप में जाना जाता है, क्योंकि रसिया भी इसका पार्ट था। लेकिन 2014 में रसिया ने क्या किया? क्रीमिया इश्यू को लेकर के, ठीक है, रसिया ने क्रीमिया को अपने कब्जे में कर लिया था, मतलब कि वहाँ पर मेमोरेंडम करा करके क्रीमिया वाले रीजन को रसिया में मिला लिया था। इसलिए G7 कंट्री ने क्या हुआ? रसिया पर गुस्सा होने के बाद रसिया को 2014 में क्या किया? रसिया को 2014 में G8 कंट्रीज को बाहर कर दिया गया। जब एक कंट्री निकल गई, कितनी कंट्री बची? 7 कंट्री बची, ठीक। आप इस चीज़ को याद रखना अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें पूछ रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। आपको स्टेटमेंट को क्या करना है? कंसीडर करना है। उससे पहला आपका पूछ रहा है कि इसमें करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, आपको बताना है, ठीक है। नेपाल होल्ड द करंट चेयरमैनशिप ऑफ बायोमेट्रिक, ठीक है। इस बार जो बायोमेट्रिक का मीटिंग होगा उसको कौन चेयर करेगा? उसको नेपाल चेयर करेगा। और आपका ऑप्शन नंबर सेकंड ये है कि इट केम इनटू बीइंग ऑन 6 जून 1997 थ्रू द बैंकॉक डिक्लेरेशन, कि आपका जो बायोमेट्रिक ग्रुप था, इसको 1997 में 6 जून को बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू बनाया गया था, ठीक है। आपका जो तीसरा ऑप्शन है बोल रहा है बायोमेट्रिक भूटान, इंडिया, मालदीव आर द मेंबर ऑफ स्टेट ऑफ बायोमेट्रिक, ठीक है। तो आप ये क्या है? ये इसके पार्ट हैं, आपको ये बताना है, ठीक। तो आपको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन आपका इसमें बोल रहा है कि ए ओनली 1 सही, बी ओनली 2 सही, सी ओनली 3 सही, डी 1 2 3 सही, ठीक है। आपको कौन सा ऑप्शन सही इसमें आपको बताना है। तो मैं आपको थोड़ा सा बायोमेट्रिक के बारे में बता दे रहा हूँ। बायोमेट्रिक का फुल फॉर्म क्या है? बायोमेट्रिक का फुल फॉर्म बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक है। क्या नाम? ये बार फिर से, बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ठीक। तो आपका जो बायोमेट्रिक का फुल फॉर्म क्या है, एक बार आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। मैं क्या बताया? बे ऑफ बंगाल इंस्टीट्यूट ऑफ मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कोऑपरेशन। आप मैप के माध्यम से समझो तो अच्छा आप समझ पाओगे, ठीक है। साला गलत। आप मैप में देखिएगा यहाँ पर कि ये वाला आपका हो गया बे ऑफ बंगाल वाला रीजन, ठीक। और ये आपका हो गया अरबियन सी। यहाँ पर इंडिया के मैप में देखना, ये सब किस में पढ़ते हैं? इंडियन ओशन पढ़ते हैं, ठीक। तो आप यहाँ पर देखना, श्रीलंका, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, बांग्लादेश, भूटान
और आपका ये नेपाल। ठीक, टोटल कितने कंट्री हुए? टोटल आपके 7 कंट्री हुए। कितने कंट्री हुए आपके? 7 कंट्री हुए। 4 एंड 3 प्लस 7 हो गया। ठीक है, इस वाले रीजन में डेवलपमेंट करने के लिए और यहाँ पर ट्रेड को बढ़ाने के लिए सब कंट्री ने क्या किया? सब कंट्री ने आपस में एक समझौता किया कि भैया हम एक ग्रुप बनाएंगे, इसको भी आप बंगाल रीजन क्या करेंगे? उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर बाहरी शक्ति का आक्रमण होने नहीं देंगे। ठीक, तो कुल कितने कंट्री हो गए? कुल आपके टोटल 7 कंट्री हो गई। ठीक, आप इस चीज़ को याद रखना। उसके बाद आपको बता दे रहे हैं इस बार का जो मीटिंग चेयर करेगा, नेपाल नहीं चेयर करेगा। इस बार की मीटिंग कौन चेयर करेगा? इस बार मीटिंग को श्रीलंका चेयर करेगा। ठीक है, कौन? श्रीलंका चेयर करेगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? गलत हो गया। आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर डायरेक्ट आ जाओ, आपको एक बेसिक आइडिया है। आपका ऑप्शन नंबर 1 गलत और आपका डी गलत, क्योंकि एक गलत तो ए गलत और डी गलत। ठीक, और दूसरा बोला गया है कि आपका ये जो आपका बायोमेट्रिक बनाया गया था, आपका ऑप्शन नंबर सी बी क्या है? करेक्ट है। दूसरा क्यों? क्योंकि इसको बैंकॉक डिक्लेरेशन के थ्रू 6 जून 1997 में बनाया गया था। ये आपका सही है। लेकिन यहाँ पर आपका जो आपका स्टेटमेंट थर्ड है, यहाँ पर बोल रहा है बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव आर द मेंबर। इसमें सिर्फ 4 ही कंट्री का नाम लिया गया है, जो कि यहाँ पर टोटल कितने कंट्री है? टोटल 7 कंट्री है। ठीक है, इसलिए आपका सी सही होते होते क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर 3 क्या है? गलत है। तो यहाँ पर आप देखना अच्छे से, आपका 1 गलत और आपका ये 3 गलत, आपका सी गलत। तो आपका बी क्या हो गया? सही हो गया। बी क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिया गया है, आप पीपीटी के माध्यम से पढ़ लेना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है आपका क्वेश्चन नंबर 6, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ठीक है, आपका जो 2019 और 20 के लिए परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स था। ठीक है, इसके को लेकर के आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ठीक है, आप करेक्ट स्टेटमेंट इस चीज़ को हमेशा पढ़ना। हालांकि इस बार तो मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, इसलिए मैंने सब में करेक्ट डाल दिया है, लेकिन अगली बार जो लेक्चर लेंगे उसमें मैं करेक्ट इनकरेक्ट दोनों डालूंगा। ठीक है, इससे क्या होगा? आपका जो बेसिक सा मानसिक संतुलन है, थोड़ा सा उसमें क्या होगा? थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा, तो आप यहाँ हाल में अच्छे से क्वेश्चन को अटेंड कर सकते हो। ठीक है, इसमें आपका जो फर्स्ट आपका ऑप्शन दिया गया है, इसमें बोल रहा है नीति आयोग है रिलीज परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। ठीक है, आपका जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है वो किसके थ्रू कौन रिलीज करता है? नीति आयोग रिलीज करता है। ठीक है, किसके पर्पज़ के लिए? हायर एजुकेशन पर्पज़ के लिए। ठीक, और आपका जो दूसरा ऑप्शन है, जो दूसरा आपका ऑप्शन है अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, इम्प्रूव ओवरऑल पीजीआई स्कोर। ये जो पीजीआई स्कोर था आपका परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, इसमें ये सब रीजन क्या किए? इसमें काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूविंग किए हैं। ठीक है, इसमें आपको बताना है कौन सा ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। तो आपका इसमें ए ओनली 1, बी ओनली 2, सी बाथ 1 एंड 2, डी नाइदर 1 नॉट 2। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आपको आंसर बताना है। ठीक है, आपके लिए मैंने यहाँ पर कोई आंसर सेट नहीं किया ताकि आप लोग देख सको। ठीक है, तो आपको हम बता देते हैं सबसे पहले परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स कौन रिलीज करता है? वह आपका नीति आयोग रिलीज करता है। ठीक है, ये आपका जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स है, इसका टारगेट है कि इंडिया का हायर एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ये सबके लिए इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर इक्वलिटी एजुकेशन को लेकर इक्वलिटी है कि नहीं है। ठीक है, बच्चे क्लास में कंटिन्यू आ रहे नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर रेट क्या है बच्चों का, और गवर्नमेंट यहाँ पर गवर्नेंस मतलब कि एजुकेशन में लोगों का गवर्नेंस कैसा है, अच्छे टीचर है नहीं है, यहाँ पर अच्छे प्यून्स है नहीं है, मतलब उनकी गवर्नेंस उनके कार्यकाल को देखता रहता है। ठीक है, और देखता है कि यहाँ पर मतलब बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए, स्कूल के लिए अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं है। ठीक है, और ये भी देखता है कहीं तो SC ST को लेकर के हायर अपर कास्ट को लेकर कहीं तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। ये सब चीज़ को आपका जो PGI इंडेक्स है उसको क्या करता है? देखता है अच्छे से, उसको कैलकुलेट करता है, फिर इस क्या करता है? इस इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, प्रस्तुत करता है। ठीक है, आपको सेकंड ऑप्शन बता दे रहे हैं आपको हम, आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया है। इस बार जो आपका ग्रेडिंग इंडेक्स था उसमें अंडमान, आइसलैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, पुडुचेरी, पंजाब, तमिलनाडु, इन्होंने क्या किया? अपने स्कोर में मतलब कि 100 और मोर पॉइंट पे इन्होंने 10% क्या किया? 10% अपने इंडेक्स में इंप्रूवमेंट किया। ठीक है, उसके बाद आपका जो है कुछ डोमेन्स, इसमें अंडमान निकोबार आइसलैंड हो गया, लक्षद्वीप हो गया, पंजाब हो गए, इन्होंने 8 पॉइंट पर 10% क्या किया? अपने इंडेक्स में इंप्रूवमेंट किया। ठीक, तो आपका ऑप्शन दोनों सही हो गया। आपका ऑप्शन क्या हो गया? दोनों सही हो गया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया। ठीक है, आइए चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको बोल रहा है कि ब्लैक कार्बन के रिलेटेड आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, उसको आपको पढ़ना है और सही स्टेटमेंट आपको करेक्ट चूज करना है। ठीक है, आइए चलते हैं। तो आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बोल रहा है ब्लैक कार्बन इज शॉर्ट लिव पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, कि आपका जो ब्लैक कार्बन है या शॉर्ट लिव मतलब कि यह आपके स्पेस में कम समय में रहता है, कम समय तक रहता है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि यह कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे ज़्यादा लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है किसमें? पॉल्यूशन में। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये फर्स्ट ये हो गया। आपको ये बताना है, मैं सही नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो बहुत प्यार से।
और आपका जो सेकंड ऑप्शन है आपका ब्लैक कार्बन डिपॉजिट एक्सेलरेट टू पेस ऑफ ग्लेशियर एज स्नो मेल्ट बाय डिक्रीजिंग सरफेस सनलाइट एंड राइजिंग टेम्परेचर। ये बोल रहा है कि जो आपका ब्लैक कार्बन से प्रेजेंट टाइम में जो ग्लेशियर है वो पिघल रहे हैं और जो टेम्परेचर है क्या वो बढ़ रहा है। ठीक है, आपको स्टेटमेंट में करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ठीक है, जो आपका आप स्टेटमेंट में है बोल रहा है कि फर्स्ट में ए ओनली 1 सही, बी ओनली 2 सही, सी बास 1 एंड 2, डी नाइदर 1 नॉट 2। ठीक है, तो इसमें आपको बता देना है जो आपका ऑप्शन है सी, मतलब कि दोनों सही हैं। ठीक, आपको बता देना है हम। ये जो ब्लैक कार्बन जान तो कहाँ से निकलता है? ब्लैक कार्बन आपका जैसे आप कोयला को चला रहे हो, ठीक है, ग्रीन हाउस गैस जो निकलते हैं, जिसमें आप क्या करते हो, जो खेती वेती करते हो, बहुत सारे तमाम तरह की गैसें होते हैं फैक्ट्री में, और जो आप लोग ईंधन फ्यूल यूज़ करते गाड़ी मोटर चलाते हो, इससे क्या होता है ब्लैक कार्बन निकलता है। जैसे मान लो आप प्लास्टिक जला दिए, टायर जला दिए, इससे क्या होता है काला काला धुआं निकलता है ना, उसे क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ब्लैक कार्बन कहते हैं। ठीक है, जो हमारे वातावरण में कुछ समय के लिए रहता है, शॉर्ट टाइम में रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालता है। क्यों? आपको जैसे बता दे रहे हैं हम, यहाँ पर देखना ध्यान से। जैसे मान लो ये आपका बादल वाला लेयर हो गया, ब्लैक कार्बन यहाँ पर जमा है, और ये आपका क्या है एटमॉस्फेयर। ठीक, यहाँ से मतलब कि यहाँ से बारिश होना है, यहाँ मान लो ब्लैक कार्बन ऐसे जमा हुआ है या बादलों में आता है, और यहाँ पर पानी कुछ क्या है बूंदे हैं। ठीक, जब ये पानी की बूंदे हैं तो नीचे गिरेंगी तो फिर क्या होगा, नीचे गिरेंगी तो इनके साथ ब्लैक कार्बन भी नीचे आएगा। ठीक, इससे क्या होगा, हमारे जो समुद्र के पानी है वो मतलब कि हमारा जो मैरान सिस्टम है उसमें क्या हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। इससे हमारी जो एक्वाकल्चर लाइफ है, जैसे कि कुछ जलीय जीव हो गए, इन लाइफ में बहुत सारा क्या हो सकता है, खतरा पैदा हो सकता है। ठीक है, मैं आपको पॉइंट बताने वाला था। और आपका जो सेकंड पॉइंट ये है, जैसे मान लो ये आपका ब्लैक कार्बन जमा हुआ बादलों के रूप में, यहाँ से सूर्य का रोशनी आ रहा है, यहाँ पर सूर्य का प्रकाश कुछ आएंगे कुछ रिटर्न हो जाएंगे, कुछ आएंगे कुछ रिटर्न आएंगे, लेकिन जो रोशनी यहाँ पर आ जाएंगी वो रोशनी क्या हो जाएंगे, वापस रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा नहीं पाएंगी। ठीक है, जब रोशनी वापस जा नहीं पाएंगे तो फिर क्या पर मतलब इस ब्लैक कार्बन से टकरा करके फिर वापस आएंगे। ठीक है, इससे जो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, ऐसा मैक्सिमम कहाँ पर होता है, ग्लेशियर में होता है। जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण हमारे जो ग्लेशियर होते हैं अधिक तापमान बढ़ने का ग्लेशियर पिघलने लगते हैं। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी क्या हो गया, आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। आपका जो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। और दूसरी बात आपको पॉइंट बता दे रहे हैं कि यहाँ पर जो बोल रहा है कि हाँ कार्बन डाइऑक्साइड के बाद सबसे ज़्यादा अगर वातावरण में कोई आपका पाया जाता है तो आपका कौन सा है, ब्लैक कार्बन है। कौन सा है आपका, ब्लैक कार्बन गैस है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों सही है, करेक्ट है। इससे आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। और इस बारे में आपको कुछ और बता दे रहे हैं इस बारे में। ठीक, ये जो रिपोर्ट दिया गया था ब्लैक कार्बन को लेकर के, वह वर्ल्ड बैंक ने प्रस्तुत किया था। किसने प्रस्तुत किया था, वर्ल्ड बैंक ने प्रस्तुत किया था। इसने ये जो रिपोर्ट का टाइटल दिया था, टाइटल का नाम क्या था, ग्लेशियर ऑफ द हिमालय क्लाइमेट चेंज ब्लैक कार्बन एंड रीजनल रेजिलेंस। ठीक, इसमें आपको जो आपका जो हिमालय वाला रीजन है, कुछ चोटियाँ है, जैसे कि आपका हिमालय की कुछ चोटियाँ हो गई, काराकोरम हो गया, हिंदू कुश हो गया, ये जो माउंटेन सारे रेंज है ये क्या क्या प्रेजेंट टाइम में मेल्ट कर रहे हैं, इनका जो स्नो है वह पिघल रहा है। ठीक है, आइस चल रहे हैं। और इसमें आपको बताया गया है कि आपका जो ब्लैक कार्बन है 45 to 60% हमारे मतलब कि मैन एक्टिविटी के कारण हमारे वातावरण एटमॉस्फेयर में पाया जाता है। आइए चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 ये बोल रहा है नासा विल सेंड डिविनिक प्लस एंड वैराइटीज मिशन फॉर वेनस। ठीक है, नासा ने वेनस के लिए डिविनिक प्लस और वैराइटीज करके 2 मिशन को क्या किया, लॉन्च करने वाले हैं या लॉन्च किया। ठीक, और ये बोला जा रहा है स्टेटमेंट, सेकंड स्टेटमेंट में आपका जो वेनस है मून के बाद सेकंड सबसे बड़ा चमकीला क्या है, प्लैनेट्स है। ठीक, और आपका ऑप्शन नंबर जो थर्ड बोल रहा है वेनस डज नॉट हैव मून एंड नो रिंग। आपका जो वेनस है इसके पास कोई अपना चांद नहीं है और कोई रिंग की आकृति कोई शेप नहीं है। ठीक है, तो आपको इसमें करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। आपका जो ऑप्शन है ए 1 and 2 ओनली, ठीक, और बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, और आपका डी है 1 2 3 कि आप ये बोल रहा है कि डी तीनों सही है। आपको कौन सी स्टेटमेंट सही आपको बताना है, आपको बता दे रहे हैं। सबसे पहले आप बताओ ये जो नासा स्पेस एजेंसी है कहाँ की है। ठीक है, ये आपका यूएसए का है। कहाँ का है, यूएसए का है। इंडिया की स्पेस एजेंसी क्या नाम है, इंडिया की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, आपका इसरो है। क्या नाम है, इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, जिसको डॉक्टर क्या नाम था उनका नाम विक्रम साराभाई ने बनाया था इसरो को। ठीक, तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। इसमें आपका जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि ये प्रेजेंट टाइम नासा ने इसको डिविनिक प्लस और क्या है वेरिटास को प्रेजेंट टाइम वेनस के लिए लॉन्च किया है। ठीक, और इसमें आपका जो सेकंड है ये भी सही है। क्यों, क्योंकि मून के बाद अगर कोई सबसे ब्राइटनेस प्लेनेट है तो उसका नाम क्या, उसका नाम आपका वेनस है। ठीक, और थर्ड भी आपका सही है कि मून इसके पास अपना कोई रिंग नहीं है। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो गया, करेक्ट हो गया। थोड़ा सा आपको मैं एक्सप्लेनेशन बता दे रहा हूँ, यहाँ पर देखना।
ठीक। जो आपका वेनस है, ठीक है, यह क्या है, स्काई में मून के पास सबसे लार्जेस्ट क्या है, ब्राइटनेस ग्रह है, आपको ये बता दिया मैंने, ठीक। और ये भी बता दिया वेनस के पास अपना कोई चाँद नहीं है, ठीक है, और यह इसके पास कोई वलय आकृति भी नहीं है। चलो, लेकिन यहाँ पर एक जो सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे मान लो आपका ये अर्थ हो गया, ये आपका वेनस हो गया, ठीक। अर्थ हमेशा क्या करता है, ये आपका रोटेशन क्लॉकवाइज करता है। क्या करता है, कैसे करता है, क्लॉकवाइज करता है, लेकिन यह अर्थ के अपोजिट में करता है, अर्थ के अपोजिट में करता है। अगर ये क्लॉकवाइज करता है तो ये एंटी क्लॉकवाइज करता है। और यहाँ पर सबसे प्लस फैक्ट अपने जो अर्थ है, अर्थ में जो सूरज होता है आपका वेस्ट से निकलता है और ईस्ट में क्या होता है, डूबता है। अपना अर्थ पर सूरज वेस्ट से निकलता है और ईस्ट में डूबता है, लेकिन वेनस पर कुछ उल्टा होता है। वेनस पर क्या होता है, अर्थ जो सन होता है वो ईस्ट में निकलता है और वेस्ट से क्या होता है, डूबता है, ठीक है, मतलब यस से सिंक करता है। और जो सेकंड पॉइंट ये आपका ये है कि इन अर्थ में अर्थ का 243 दिन 243 डे और वेनस का 1 डेज क्या होता है, इक्वल होता है। आप इस थोड़ा सा फैक्ट को आप लोग याद रखना, ठीक। आइए चलते हैं, आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है, ठीक है, कि विथ रेफरेंस द एट ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस, ठीक। आपका जो 8वां नंबर का जो ग्लोबल नाइट्रोजन कॉन्फ्रेंस हुआ था उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट आपको दिए गए हैं, ठीक है। मैं स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ, आपको करेक्ट आंसर बताना है। इट वाज को ऑर्गेनाइज्ड बाय इंटरनेशनल नाइट्रोजन इंस्टीट्यूट एंड होस्टेड बाय जर्मनी, ठीक, फेडरल इन्वायरमेंट एजेंसी। कि यह जो आपका इंटरनेशनल नाइट्रोजन इंस्टीट्यूट है, यह किसके द्वारा होस्ट किया गया था, इसको जर्मनी के द्वारा होस्ट किया गया था। आपका जो सेकंड स्टेटमेंट है ये बोल रहा है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स वार द मेन फोकस ऑफ द कॉन्फ्रेंस। यह जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसका जो यूनाइटेड नेशन का जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वह इसका सबसे मतलब कि मेन मुद्दा इसी पर था कि जो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है इसको 2030 से क्या करना है, अचीव करना है, ठीक है। इसी चीज़ को यह जो कॉन्फ्रेंस हुआ था इस चीज़ को लेकर काफ़ी उत्साहित था, ठीक। और आपका जो थर्ड है इसमें बोल रहा है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन और डाइनाइट्रोजन इज एन अनरिएक्टिव एंड कैन नॉट बी यूटिलाइज बाई प्लानट डायरेक्टली, ठीक है। आपका जो एटमॉस्फेयर में आपका जो नाइट्रोजन पाया जाता है अथवा डाइनाइट्रोजन, नाइट्रोजन मीन्स 1 और डाई मीन्स 2, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन कितने हैं, 2 है, ठीक। अनरिएक्टिव यह क्या है, जो प्लानट हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट टाइम क्या है, मतलब कि जब सिंगल रहते हैं तो अनरिएक्टिव रहते हैं, वर्क नहीं करते, क्रिया नहीं करते हैं, ठीक है। बट यूटिलाइज क्या है, बट यूटिलाइज बाय प्लानट डायरेक्ट, लेकिन क्या होता है अर्थ के द्वारा इसको डायरेक्ट यूटिलाइज मतलब उपयोग किया जाता है। इसमें आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, बी 2 and 3 ओनली, सी 1 and 3 ओनली, डी नाइदर 1 2 3, मतलब कि तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। आपको इसमें सही करेक्ट आंसर बताना है, ठीक। तो सबसे पहले आपको जो करेक्ट स्टेटमेंट है इसको इंटरनेशनल नाइट्रोजन इंस्टीट्यूट इसको जर्मनी ने होस्ट किया था। किसने होस्ट किया था, जर्मनी ने होस्ट किया था, ठीक है। इसका जो और किसके सपोर्ट से, या मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, नेचर कंजर्वेशन एंड न्यूक्लियर सेफ्टी, ठीक है, इसके हेल्प से इन्होंने क्या किया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को मतलब कि इस मीटिंग को होस्ट किया था इसके मदद से, ठीक है। और इस मीटिंग का सबसे जो मेन टारगेट था, इस मीटिंग का सबसे मेन टारगेट था एसडीजी पर मेन फोकस करना, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों क्या हो गया, फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट हो गया और आपका ऑप्शन नंबर थर्ड रह गया है। और आपको ये बात बता दे रहे हैं कि जो नाइट्रोजन है हमारे अर्थ पर 78% पाया जाता है, जो कि क्या होते हैं, ड्राई एयर के साथ क्या करते हैं, अर्थ से नाइट्रोजन। आपके जो नाइट्रोजन होते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में होते हैं, ड्राई एयर के साथ क्या होते हैं, अनरिएक्टिविटी होते हैं, मतलब कि क्रिया नहीं करते हैं। लेकिन जैसे क्या होते हैं, जैसे ही यह प्लैनेट में क्या करते हैं, स्केप करते हैं, ठीक है। तो कुछ अदर ऑर्गेनिक कंपाउंड पाने बाद क्या करते हैं, रिएक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, जिससे हमारे इन्वायरमेंट क्या होता है, बहुत ही खतरा हो जाता है, ठीक। तो आपका इसमें कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, आपका स्टेटमेंट 1 2 3 एंड सही है, ठीक। दोस्तों लेक्चर बहुत लेंदी हो गया है, इसलिए मैं इस वीडियो को यहाँ पर टर्मिनेट कर दे रहा हूँ। दोस्तों मैं अगले वीक में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से रिलेटेड MCQ लाऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो को अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और नहीं पसंद आया तो वीडियो को डिसलाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में इसको न पसंद होने का रीज़न लिखिएगा, ठीक है। दोस्तों तब तक मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक लिए धन्यवाद।